आ गया? ठीक है बेटा, यस रेडी। पढ़ो यार, जाए नहीं जाए से क्या है। आगे, जायांग गाइनोसियम यानी मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों कि ये अंडप या स्त्री केसरों का गोल क्या होता है, घेरा होता है। ये जो जायांग होता है ये पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र होता है। जायांग मादा जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अब गुरु बीजाणुपर्ण एक होती है लघु बीजाणुपर्ण। तो लघु बीजाणुपर्ण रूपांतरित होकर क्या बनती है, पुंकेसर। इसी हिसाब से जो गुरु बीजाणुपर्ण है ये रूपांतरित होकर के अंडप बनेगी। लेकिन बच्चों वे गुरु बीजाणुपर्ण जो प्रकाश संश्लेषण में तो भाग नहीं लेती, लेकिन किसको धारण करती हैं, अतः बीजांडों को धारण करने वाली जो पर्ण होती हैं, धारण करने वाली जो पर्ण होती है उस पर्ण को क्या कहते हैं गुड़िया, हम गुरु बीजाणु क्या कहते हैं, पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी गुरु बीजाणुपर्ण के रूपांतरित रूप को क्या कहा जाता है, अंडक। ध्यान से। अब गुड़िया हमारे सामने समस्या आ गई कि अंडप क्या है या स्त्री केसर क्या है। एक अंडप या स्त्री केसर क्या है? तो गुड़िया एक स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3। कितने होंगे बेटा? ऊपर वाला भाग कौन सा है, ऊपर वाला भाग वर्तकाग्र होता है। इस भाग पर क्या होता है गुड़िया, ये परागकण के लिए अवतरण मंच होता है। क्या सर ये एनसीईआरटी की भाषा क्या कह रही है? अवतरण का मतलब क्या होता है, उतरेगा और परागकण से नर युग्म कोद्भिद रूप में आएगा। जो जनन कोश का होती है उसका केंद्रक विभाजन करके क्या बना देगा, 2 नर युग्मक बना देता है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये बीच का वाला जो भाग होता है, जो मध्य भाग है, आजा बेटा, ये दूसरे वाला भाग कौन सा होता है, इसका मध्य भाग होता है। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं हम, इसके मध्य भाग को वर्तका कहा जाता है। शांत बिल्कुल, आवाज आ रही है। मध्य भाग को क्या कहा जाता है, वर्तका। के लिए 2 बोल सकते हैं कि एक वर्तका का शीर्ष भाग किससे जुड़ रहा है, वर्तकाग्र से, और निचला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, इसका अंडाशय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अतः इसके 3 भाग हो गए बच्चों। कितने भाग हो गए? 3 भाग। अब वर्तका क्या होती है, तो देखो बच्चों कि जैसे एक परागकण अवतरित होगा, ध्यान देना है, और इस परागकण में क्या होगा, ये कायक केंद्रक होगा नियमित, और ये कायक कोशिका हो गई, और ये क्या हो गया, जनन सेल। कैसी है ये, तर्कुरूपी। ये कायक कोशिका के जीव द्रव्य में क्या करती है, तैरती रहती है बच्चों। इसके बाद क्या होगा बच्चों, वो तो अंकुरण तो बाद में बताएंगे कि इस जनन छिद्र से, जनन छिद्र कौन सी चीज़ है, जहाँ स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं है और परागनल का निकलती है। कोई परेशानी? इसके बाद बच्चों ये क्या है, कायक केंद्रक। ये दिशा निर्देशित करता है। ये क्या करेगा, दिशा निर्देशित। किसके लिए, कि इस निषेचन नलिका को किधर को बीजांड वहाँ जाना है। ठीक है। आगे देखो बेटा, इसके बाद बच्चों इसमें अब ध्यान दो तुम, यहाँ से ये इसका पुष्पासन हो गया, ये इसका क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, पुष्प व्रंत हो गया। क्या हो गया, ये भाग आधारीय होगा फूला हुआ, और ये फूला हुआ भाग क्या होगा, ये फूला हुआ भाग जो होता है वो आधारीय भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं गुड़िया, हम अंडाशय। क्या कहेंगे? अतः एक अंडप के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। ये आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। लेकिन बच्चों ये जो खाली जगह है, क्या है, ये जो खाली जगह इसे क्या कहेंगे हम, गर्भाशय। क्या कहेंगे बच्चों? और अगर इसके हिस्से हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, कोष्ठक। क्या कहेंगे? अतः बच्चों अंडप के लिए 2 शब्द आते हैं,
कि एक पुष्पासन पर अगर दो गुरु बीजाणु पर्ण संयुक्त हो रही हैं, दो क्या हो रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप, संयुक्त अंडपी। क्या कहेंगे, अतः अंडकों का गोल घेरा क्या हो गया, जायांग हो गया। अब ये दोनों अंडप अलग अलग भी तो हो सकते हैं माइसेलिया के केस में। किसके केस में बेटा, जैसे आपका ये वाला कौन हो गया, पुष्पासन, पुष्पग्रंथ। ऐसा भी तो होता है कि ये अंडप अपने आप में कैसा है, अलग है, कोई मतलब नहीं है। और इसको इससे ये भी द्विअंडपी है और ये भी, जैसे माना कि द्विअंडपी है, तो बच्चों इसमें भी क्या परिभाषा हो गई, वही स्त्री केसरों का गोल घेरा। लेकिन ये इसको क्या बोलेंगे हम, वियुक्तांडपी। इसे क्या बोलेंगे, अतः वियुक्तांडपी का याद रखना है आपको, चंपा, माइसेलिया, कमल, गुलाब, ठीक है। और ये कौन से हो गए, अधिकांशतः क्या होते हैं, संयुक्तांडपी। अब देखो बच्चों, इसमें अंडप कितने हैं, दो। अतः बच्चों इसकी टीएस काटो, काट दी। इसकी टीएस में कैसे आएंगे इस पर, कि गुरुजी दो अंडप आएंगे, कहाँ आएंगे, दो आ जाएंगे। ध्यान से, अभी मैं बीजांड की चर्चा भी नहीं कर रहा। अगर इसमें तीन पर्णें होती, भाग लेती, तो भाई तीसरी में बना नहीं सकता, इसलिए नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो हवा में थोड़ी चल जाएगा ये मारकर। अतः बच्चों उस समय टीएस कैसे आती, जरा देखना सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। क्या ऐसी आती, बिल्कुल ऐसी आती। और उधर को एक पर्ण होती तो 4 का आ जाता, और होती तो एक 5 का आ जाता, पंचंड भी हो जाता कि नहीं हो जाता, जैसे गुड़ल पंचंड भी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी कराते हैं हम आपके लिए, और इस साल कराएंगे। आगे देखो बेटा, ये स्थान क्या है, गर्भाश है। क्या है, अब शांत पूरी क्लास, अब पूरी क्लास शांत होगी। अब मैं इसे मादा जन, इस को मैं पादप के जननांग को, क्योंकि बच्चों लैंगिक जनन के लिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि दुनिया के सभी जीव एक जैसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये तो समझने की क्या होती है, बात होती है बच्चों, कि जब मैं आपको अध्याय नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो नर जननांग हो या मादा जननांग हो, दोनों की जो संरचना है उससे ऊपर हमें भी मंच होता है, जहाँ हमें ज़्यादा बालों की संख्या होती है और एक गद्दी नुमा क्या होती है, संरचना होती है। हमें भी वो क्या होता है, अवतरण मंच होता है। एक मादा अपने नर को उस स्थान पर उतारती है जहाँ उसे वेट महसूस नहीं होता, हमारी मादा के लिए। ध्यान से, जिसको आप वर्तिका कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अगर मैं इसको वैजाइना कह दूं तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। और जिसे आप परागनल का कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तो बच्चों इसमें जो पेनिस है ये क्या मारता चला जाएगा, एंट्री। क्या मारेगा, एंट्री। और बाद में क्या आ जाएगा, ये गर्भाशय। बाद में क्या आ जाएगा, गर्भाशय आ जाएगा। आगे बात समझ, पादप के संदर्भ में अलग अलग नाम लिए जाते हैं। एनसीईआरटी हमें एक इशारा कर रही है, और वो इशारा क्या कर रही है कि बच्चों अब देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ एक मृदूत की कोशिकाओं का समूह होगा। यहाँ एक मृदूत की कोशिकाओं का क्या होगा, चाहे द्विअंडपी हो, चाहे एक अंडपी हो या त्रिअंडपी हो। शुरू में इस गर्भाशय में कौन होगा, एक मृदूत की कोशिकाओं का क्या होगा, समूह। अब ध्यान देना, जो विभजोतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभजोतक होगा। और इसे हम अपरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जंतुओं में, तो जंतुओं में क्या कहते हैं, अपरा। लेकिन पादपों में क्या कहते हैं, बीजांडनाश। आजा बेटी, क्या कहते हैं, बीजांडन्यास कहते हैं। ध्यान से क्या बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान देना है, शांत रहना है। अब आप ये कहेंगे सर अपरा का मतलब हम नहीं जानते, तो बच्चों देखो, जब हमारी गाय भैंस या बकरी बच्चे को जन्म दे देती है तो जन्म के बाद अपरा एक संयोजी ऊतक होता है, जिसका निर्माण माँ भी करती है और हमारा भ्रूण भी करता है, जिसके 2 भाग होते हैं, फीटल और मैटरनल, जिससे एक माँ अपने बच्चे को क्या देती है, पोषण देती है। क्या देती है, अतः बच्चों अपरा हो गया ना।
और अपरा हम में कहाँ जुड़ा होता है? नाभि से। अब वो नाभि भी देख लेना, लेकिन हमारे अपरा से आगे एक तंतु होता है जिसे हम नाभि रज्जु कहेंगे अध्याय नंबर 3 में। उसके बाद कौन आएगा? अपरा। अब देखो बच्चों, यहाँ उसे बीजांड व्रंत कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजांड व्रंत कहेंगे। ध्यान से ध्यान दीजिए। अतः अपरा कह लो या क्या कह लो? बीजान्यास। कौन से ऊतक का है ये? शांत गुड़िया, मृदूत की। और ये मृदूत की ऊतक में एक विशेषता होती है कि ये विभजोतक ऊतक में बदल सकता है। अब देखना बच्चों, ये मृदूत की कोशिकाएं, अतः ये कौन है? अपरा। परिभाषा आएगी एक। अब हमें बीजांड पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है? बीजांड। और बीजांडी निषेचन के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। अब इस अपरा से विकसित हो रही है, विभाजन कर रही है कोशिका। परिभाषा देखो, अपरा था ना ये, और ये चिन्ह सा लगाया था ना मैंने। अपरा से अब कोशिकाओं का क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, और एक कोशिकाओं का क्या बन जाएगा? पुंज बन जाएगा। एक कोशिकाओं का क्या बन जाएगा? अतः बच्चों, अपरा से विकसित, क्या लिखूं मैं से? अपरा से विकसित दीर्घ गुरु बीजाणु धानी को क्या कहते हैं हम? बीजांड कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ से है। कायदे विकास हो जाएगा। पहले कहा हो यहाँ तक अपरा, और अपरा से फिर कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री। और एक मृदूत की कोशिकाओं का क्या दिखाई दे रहा है आपको? समूह दिखाई दे रहा है। और इस समूह को अब क्या कहेंगे आप? गुरु बीजाणुधानी। और यही गुरु बीजाणुधानी क्या बनेगी? बीजांड बनेगी। ये कैसे बनेगी इसका अभी इंतजार करना है आपको। चाहे बुक है चाहे सर के नोट्स हैं, दोनों में पहले इसकी संरचना बताई जाती है बच्चे को। पहले में दोनों में क्या बताई जाती है? संरचना के बाद इसका निर्माण बताया जाएगा। आगे देखो बच्चे, अब बीजांड की संरचना पर ध्यान देना है। ये इसमें मादा जननांग में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मादा जननांग में सबसे ज़्यादा क्या है बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे। और दोनों ही बीजांड बताऊंगा मैं आपको। आपके लिए 2 बीजांड समझाने, एक तो ऋजु और एक कौन सा? प्रतीप। वैसे ये 6 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें केवल बच्चे को 2 बताने होते हैं। अतः नीट के क्वेश्चन टोटल के पर पूछे जाएंगे और बोर्ड के प्रतीप पर पूछ ले जाते हैं। एक ही बात है, कोई दिक्कत ना है। अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। 2 मिनट में क्या कर देता हूँ? क्लियर कर देता हूँ। आप तो बीजांड की संरचना देखिए। अतः इस समय आपको बीजांड की संरचना बताई जाएगी। और बच्चों ये इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है। अतः बच्चों ध्यान दो। सबसे पहले इधर को देखिए, ये बताता हूँ मैं प्रतीप। कौन सा बताऊंगा? प्रतीप। देखो बच्चों, ये कौन है? शुरुआत करो। सर अपरा है। ये कौन है? अपरा। इसी अपरा से ये कौन बना? बीजांड का व्रंत। ये क्या बना? बिल्कुल ध्यान देना भैया, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है संरचना में। ये बीजांड का क्या बना बेटा? ये बीजांड का व्रंत बना। क्या बना बेटा? ध्यान से, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद ध्यान देना है, ये एक 7 कोशिक संरचना दिखा रहे हैं सर आपको। यहाँ में अंतर है थोड़ा सा फाउंडेशन के हिसाब से, कि मैं जिस चीज को बना रहा हूँ इसे मैं यहाँ से तो भ्रूण कोश बोलूँगा। यहाँ से क्या बोलूँगा इसको? यहाँ से मैं इसको भ्रूण कोश बोलूँगा। लेकिन भ्रूण कोश से आगे कोष्ठक लगा करके मैं इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? एक मादा युग्मकोद्भिद 8 न्यूक्लिएट का मतलब केंद्र की, और 7 सेल स्टेज होती है। क्या होती है गुड़िया?
7 सेल स्टेज होती है, ध्यान देना है आपको। अतः बच्चों इसमें आप 7 सेल देखिए। अतः पहली सहायक कोशिका, ये कौन है? सहायक कोशिका। इस सहायक कोशिका के अंदर ये कौन है? तंतु रूपी समुच्च। कौन है? फिलीफॉर्म उपकरण, इसका काम बाद में आएगा। और इसके ऊपर बैठी है कौन? अंड सेल। और ये कौन है? दोनों सहायक सेल। ये कौन है? दोनों, ये संरचना समझे चले जाओ आप। ये दोनों कौन है? सहायक सेल। इसके बाद बच्चों ये दोनों कौन है? ध्रुवीय न्यूक्लियाई। कौन है? और ये आपकी प्रथमुखी कोशिकाएं जो आपके सिलेबस में नहीं होती, अतः इनका जिक्र केवल नाम से ही है आपके में। अतः बच्चों कोशिकाओं की संख्या गिनो। पहले तो क्या गिनेंगे हम? कोशिकाओं की संख्या। तो बच्चों मेन चीज क्या है, ध्यान दो। इधर को देखो, इसको नामांकित कीजिए। इसको क्या कहेंगे आप? नामांकित। अतः बच्चों ये अंड उपकरण होता है। इसे पूरे को हम क्या कहते हैं? अंड उपकरण या समुच्च, या फिर क्या कह देते हैं बेटा? समुच्च, जो भी कह रहे हैं। ये क्या चीज है? इसमें 2 सहायक सेल, 2 कौन होती हैं? 2 सहायक सेल होती हैं, +1 बड़ा क्या होती है बेटा? एक सेल होती है। क्या होती है? एंड अंड सेल होती है। तो कितनी सेल हो गई? ये 3 हो गई टोटल। आया समझ में? क्योंकि सर ने यहाँ क्या लिखा है? 7 सेल स्टेज। क्या लिखा है? 7 सेल स्टेज। आगे देखो बच्चों, इसके बाद ये कौन है? प्रथमुखी कोशिकाएं। इसके बाद ये कौन है? ये आपकी प्रथमुखी क्या होती हैं? सेल होती हैं। क्या होती हैं? कितनी होती हैं गुड़िया? ये 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। इसके बाद ये कौन सी सेल है? केंद्रीय सेल। कौन सी होती है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अतः ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं? ये फाउंडेशन क्वेश्चन है। किसी मादा युग्मकोद विधि में जो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं ये केंद्रीय सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? अतः सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? केंद्रीय। क्योंकि जहाँ तक मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ वो सेल कौन सी है आपकी? वो केंद्रीय सेल है बच्चों। वो सेल कौन सी है? तो देखो बच्चों, 3 और 1 4 और 3 7, लेकिन केंद्रक कहाँ है? 8। तो गुड़िया 1 2 3 4 5 6 तो सेल में हो गए। और इसमें कितने हैं? ये 2, 8 केंद्र की अवस्था हो गई। कितनी हो गई? अब देखो बच्चों, इसके बाद मेन चीज क्या है कि ये अध्यावरण है। भले ही मैं चित्र कैसा भी बना रहा हूं, लेकिन ये अध्यावरण आते किससे? किधर से हैं? यानी निभाग क्षेत्र। किधर से आएंगे? निभाग क्षेत्र से आते हैं। अतः अध्यावरणों की जो उत्पत्ति होती है बच्चों, वो कौन से क्षेत्र से होती है? वो तो मैं डायग्राम बनाने के लिए नीचे से ले जा रहा हूँ। नहीं, आती कहाँ से? ये ऊपर से। अतः ये अध्यावरण, ये क्या हो गया? रुको, गुरुजी ने एक चीज बताई कि भ्रूण कोश में भी और मादा युग्मकोद विधि में भी अंतर होता है। कि जो थैली रूपी संरचना है, इसको पूरी को क्या बोल सकते हैं आप? भ्रूण कोश। पूरी को तो भ्रूण कोश बोल सकते हैं, लेकिन मादा युग्मकोद विधि किसको कहेंगे आप? इन सेलंती जो मैं लिखी हैं, ये सेल सम्मिलित होंगी फाउंडेशन में। ध्यान रखना आप। केवल उस समय आपको क्या बतानी है? सेल, मादा युग्मकोद विधि। इसके बाद बच्चों इधर को भी क्या हो गया? ये अध्यावरण हो गया। क्या हो गया? और इधर को भी क्या हो गया? ये अध्यावरण हो गया। क्या हो गया? और ये क्या हो गया? ये आपका बीजांड हो गया। क्या हो गया? अब देखो बच्चों, 1 मिनट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरी बीजांड का है। ये पूरी क्या है? बीजांड की क्या है? बॉडी है। या मृदूत की कोशिकाएं बची रह जाएंगी। क्या बची रह जाएंगी? अतः इसे क्या कहेंगे हम? न्यूसेलस। क्या कहेंगे? आगे देखो बच्चों, ये क्या है? अध्यावरण। अतः बच्चों ये क्षेत्र क्या है? अतः बीजांड द्वार किसे कहते हैं? बीजांड द्वार किसे कहते हैं? अतः अध्यावरणों से घिरा हुआ क्षेत्र जहां एक क्या होता हो? छोटा सा छिद्र होता हो। क्या होता हो बेटा?
छिद्र होता हो, और जहां से कौन एंट्री मारती है उसे क्या कहते हैं हम? बीजांड द्वार कहते हैं। तो क्लियर हुआ? यानी जो भ्रूण कोश है वो चारों तरफ से कवर्ड है, लेकिन अध्यावरण और जो दोनों हैं उनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गैप। और ये गैप क्या बना देता है? एक छिद्र। और इसी को क्या कहते हैं हम? बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। जहां से कौन प्रवेश करेगी? पराग नलिका करेगी। ठीक है बेटा। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सरा क्या कहलाता है गुड़िया? निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? इस क्षेत्र को हम निभाग कहते हैं। अब ध्यान से इसे छोड़ दो, इसे क्या करो आप? ये क्या है? ये पूरी बीजांड का है। क्या है? क्वेश्चन बनेगा यहाँ। और ये कौन है? अतः जिस स्थान पर बीजांड काय से कौन जुड़ रहा है? बीजांड जुड़ता है, वो बीजांड व्रंत जुड़ता है, उस स्थान पर ये संधि हो गई। दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस। अरे ये संधि स्थल है। ये क्या है? ये संधि स्थल है। कौन को? बीजांड व्रंत को और बीजांड काय को। कौन को? बीजांड व्रंत और बीजांड काय के संधि स्थल को क्या कहते हैं हम? नाभिक। ये बहुत ज्यादा कुछ होगा क्वेश्चन। अतः इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जो गड्ढा सा दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अब बताओ आप इसमें से कौन सी चीज को नहीं जानते? इसकी पूरी संरचना समझ में आई? अब देखो बच्चों, इसके बाद एक शब्द रह गया रेफे, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। कौन सा शब्द रह गया? रेफे। कोई दिक्कत? ये दोनों कौन सी हैं? सहायक सेल। ये कौन सी है? अंड सेल। ये कौन सी हो गई? अंड सेल हो गई। ये कौन हो गए? ध्रुवीय न्यूक्लियाई। कौन हो गए? ये एंटीपोडल हो गई। कोई परेशानी किसी को? लेकिन ये चित्र कौन से का है? प्रतीप का है। कैसा है? मैं यहाँ इस बात को बच्चों को नहीं कह सकता कि ये निभाग क्षेत्र कैसा होगा? आधारीय होगा। जबकि बच्चों को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है प्रतीप में? रुक जाओ। यानी जब एनसीईआरटी लिखती है तो वो क्या कहती है कि बीजांड का आधारीय भाग कौन सा होता है? तो वो क्या लिख रही है? निभाग। तो निभाग कौन सी हम होगो? ऋजु प्रकार में। निभाग कौन सी हम होगो? ऋजु प्रकार में होगो। भाई साहब याम का याम तो ये दिखाई दे रहा हो तो मन नहीं, पर इसमें क्या हुआ मैं बताऊंगा आपके लिए। एक मिनट। अब पुनेश को भी साफ कर देते हैं हम। पुनेश को भी क्या करेंगे हम? साफ। और आपका टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? बिल्कुल ऋजु पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे और इस प्रश्न को बताएंगे रेफे क्या होता है। या रेफी, रेफी भी लिखा होता है कुछ किताबों में। क्या लिखा रहता है? रेफी। ध्यान दे, ये भी मुख्य क्वेश्चन है जो आपकी नज़र में नहीं पड़ा। किस में नहीं पड़ा? नज़र में। तो देखो बच्चों कि ये एक मादा युग्मकोद विध है। कौन है? नीचे लाऊंगे क्या? क्योंकि कोई और चीज बताऊंगा। ये एक मादा युग्मकोद विध है। कौन है? एक मादा युग्मकोद विध जो होता है कितनी सेल का होता है? 7 का। और केंद्रक कितने होंगे उसमें? 57 पढ़ाऊंगा मैं, एक एक केंद्र का बताऊंगा काम पे आए हुई। इसके बाद देखो बच्चों ये कौन है? इसमें दोनों सहायक सेल। ये क्या है? तंतु रूपी समुच्चय। इनका कार्य भी बताऊंगा। कहाँ में इनको? ये सेल कैसी होगी? अगुणित। ये कैसी होगी? और ये क्या हो गई गुड़िया? अंड सेल हो गई। बौ से सुपर। ध्यान से, ये अंड सेल हो गई। मादा युग्मक तो यही है। आगे इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे हम। और ये दोनों कैसे कहाँ से आ गए? कैसे आए? लेकिन इनको क्या कहते हैं हम? ठीक है बेटा। अब देखो आपने ये, अब केंद्रीय सेल का क्या है? कोश का द्रव्य है। केंद्रीय सेल का क्या है? जो बहुत बड़ी होती है, जो 2 क्या लगती है गुड़िया? ध्रुवीय न्यूक्लियाई रखती है। और ये इसमें क्या हो गए?
बताओ क्या है बेटा, एंटीपोडोल हो गए। क्या हो गए, प्रतिमुखी कोशिकाएं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी बच्चे को यहां तक? चलो जी, इसके बाद चलो ऐसे बता दो, थोड़ा सुंदर बन जाएगा। ये जो मैं बना रहा हूं ये कौन है, अध्यावरण। कौन है, सॉरी गुड़िया, ये किधर से निकलते हैं, निभाग क्षेत्र से। थोड़ा अध्यापक जब बनाता डायग्राम तो वो गलती करता है अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन अध्यावरण की उत्पत्ति किधर से होगी बेटा, निभाग क्षेत्र से होगी। अध्यावरण एक भी हो सकता है बच्चों और दो भी हो सकता है। अध्यावरणों का भविष्य क्या होता है, बीज चोल बनाएगा। ये अध्यावरण जो होते हैं ये भविष्य में क्या बनाएंगे आपके लिए, बीज चोल कहते हैं, सीड कोटते यानी बीज को छिलका। और बीज के छिलका के दो भाग हों, एक भाग हो टेस्टा और एक भाग हो कौन सा, टेगमन। कौन सा होता है, तो एक अध्यावरण क्या बना देगा, टेस्टा, और एक क्या बनाएगा, टेगमेन। अतः किसी बीज का छिलका किसका बनेगा, अध्यावरणों से बना होता है। किससे बना होता है, लेकिन वहाँ नाम बदल जाता है। उस समय जो बाहर वाला होता है, बाहर वाला जो अध्यावरण होगा बच्चों, उसको आप क्या कहेंगे, टेस्टा। छिलका का वो भाग, भाई आप जैसे चने के छिलके पर से छिलका उतार, बीज पर से छिलका उतार रहे हैं तो अंदर से ये सफ़ेद होगा हल्को सो, और इधर से ज़्यादा कैसा होगा, पीला। जो पीला वाला भाग है वो कौन सा है, और जो ये परत में सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, ये दोनों अध्यावरणों से बना होता है। ठीक है भैया। अतः बच्चों निषेचन के बाद बीजांड बीज बनता है, ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन वो अंतिम परिणाम है, अभी तो लास्ट में आएगी ये चीज़। अतः बच्चों यहाँ आपको ये देखना है कि अब देखो बच्चों ये हो गया ध्यान से, लेकिन दरअसल में अब आप क्या देखेंगे बच्चों, ये जो क्षेत्र है आपका क्या है, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है आपका, निभाग हो गया। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, एक मिनट, कि गुरुजी निभाग को आधारीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है, एक मिनट रुकियो ने। ई वर्तिका है गई, ई कौन है गो, वर्तिका, वर्तिका हो गई, और ये फूलो वो भाग कौन सा है गो, लियो। तो फिर आधारीय भाग कहाँ माने जाओ, निभाग माने जाओ ना। इसके बाद जो मैं पूछूं उसका जवाब देना रिजु प्रकार में, किताब से भी अच्छा बता दूंगा। इसके बाद ये क्या है, गड्ढा सा, नाभिक। शाबाश बेटा, ये कौन है, नाभिक है। ये कौन है, नाभिक है। एक मिनट बेटा, नाभिक के बाद कौन सी रचना चलेगी, बीजांड ग्रंथ चलेगा। और बीजांड ग्रंथ की उत्पत्ति किससे हुई है, इसकी पूरे की अपरा से। अब आ गया आपकी समझ में, आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। ये ऋजु प्रकार है, ये कौन सा प्रकार है, ऋजु प्रकार। और बच्चों अगर अंडाशय में जो पोजीशन होती है, अंडाशय में क्या होती है, क्योंकि ये वाला जो होता है ये आपका कौन सा प्रकार है, प्रतीप। कि जैसे पराग नलिका आएगी इसको इसमें एंट्री मारने में क्या होगी, परेशानी होगी। क्या होगी, परेशानी होगी। और लेकिन बच्चों कौन सा ठीक है, ये बिल्कुल पराग नलिका कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। कैसी जाएगी, सीधी जाएगी इसमें। अतः इस ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आवृतबीजी पादपों में इसकी उपस्थिति 82% होती है। सर्वाधिक कौन सा मिलेगा, ये फाउंडेशन क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रकार मिलेगा, प्रतीप। अब देखो बच्चों ये कौन सा प्रकार है, ऋजु। बात वही है, अब यह ऋजु को प्रतीप बना दूं, ऋजु को क्या बना दूं मैं, प्रतीप बना दूं। अब बच्चों अगर इसको हम यूं घुमा दें, माना कि मैं इसे यूं घुमाऊं, ध्यान दे, तो बच्चों क्या होगा, जब अध्यापक इसको घुमाएगा तो ये बीजांड ग्रंथ भी इसके साथ बढ़ेगा। भाई घूमबे में कौन चीज बढ़ेगी, बीजांड ग्रंथ। कौन बढ़ेगा, अरे इसको यूं घुमाऊंगा मैं, जैसे इसको क्या किया, ये घुमा यूं, तो बच्चों कौन सी चीज बढ़ेगी, बीजांड ग्रंथ।
और ये बीजांड वृंत का वह भाग जो बीजांड काय के साथ क्या हो जाएगा, संगलित होगा। भाई जैसे हम जो इसको यूं बढ़ाएं तो कौन खिंचकावे को नीचे दे, बीजांड वृंत वो बढ़ेगा उसमें, और बीजांड वृंत का होगो बीजांड काय तक आए जागो, चिपटा चले जागो, उसी को क्या कहते हैं, रेफे। उसी को क्या कहते हैं हम, रेफे कहते हैं। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। देखो एक मिनट, ये आप जो पढ़ रहे हो ना, ये प्रकार पढ़ रहे हो ना, ध्यान दे बेटा, मैं तो समझा रहा हूं कि ये जो है आपका वो कौन सा प्रकार है, रिजु। अगर ये यहां से बैंड ले, यहां से क्या लेगा बीजांड का है भाई, बीजांड का यहां तक होगा। अगर ये यहां से क्या ले, मुड़े, तो ये बीजांड वृंत कहाँ जागो, आके संग ही संगत जागो, और ये मुड़ करके कहाँ हो जाएगा, नीचे को। अतः बीजांड का दे, बीजांड वृंत को भाग का है जागो, बढ़ के जुड़ जागो, बढ़ेगा और बढ़ के क्या हो जाएगा, उसी की बॉडी से। भाई मुड़बे का तो बढ़ना पड़ेगा, जैसे बीजांड का क्या होगा, मुंह लेगा, तो बीजांड वृंत को क्या करना पड़ेगा, वो बढ़ेगा और उससे क्या होगा, चिपकेगा। अतः बीजांड वृंत का वह भाग जो किससे चिपका होता हो, बीजांड काय से चिपक जाता हो, और ये किस प्रकार में मिलता है, प्रतीप में, उसे हम क्या कहते हैं, रेफे। उसे हम क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। बच्चों नहीं आया बात समझ में, हैं कोई परेशानी। भाई बीजांड ये जो पहले ये ऐसा था, लेकिन मैं अगर आप इस हिस्से को मोड़े यहाँ से, तो गुड़िया कहाँ होगो, अगर ये प्रतीप रूप में आया तो इसका मतलब यूं आया ये, तो यूं जानते ई हिस्सा नीचे से जुड़ रहा है पहले। भाई ई बीजांड वृंत कहाँ से जुड़ रहा है, देखियो ना, नीचे से जुड़ रहा है। अभी नीचे को हिस्सा ऊपर को जागो, तो कौन बढ़ना पड़ेगा संग में, बीजांड वृंत बढ़ना पड़ेगा को नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर को हिस्सा कहाँ रहो है, नीचे, और नीचे को हिस्सा कहाँ रहो है, जबकि बीजांड का को नीचे वाला हिस्सा कहाँ जुड़ रहा है, नीचे से जुड़ रहा है। तो अभी हिस्सा खिंचत जागो, और याय के संग कहा जागो, बीजांड का की बॉडी के संग बीजांड वृंत जुड़ जागो, संगलित हो जाएगा। अतः बीजांड काय के साथ बीजांड वृंत का संगलित भाग रेफे कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ। ये छुपा क्वेश्चन हो रहा है, आपको कोई लिखा और नहीं मिलेगा, कहीं लिखा नहीं मिलेगा। अतः रेफे किस में नहीं होगा, रेफे आपको किस में नहीं मिलेगा, ऋजु प्रकार में नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा, ऋजु प्रकार में नहीं मिलेगा। बोलो कोई परेशानी। और देखो बच्चों, तो यहाँ तक कोई परेशानी आपको, किसी भी प्रकार की हर चीज़ क्या है, क्लियर है। ये कितना मिलता है आवृत बीजियों में, 82%, 82% आवृत बीजियों में मिलेगा। और बच्चों वैसे सुविधा के अनुरूप ही है, आप कौन सा नाम नहीं जानते बीजांड वृंत का, सब जानते हैं। अगला पॉइंट बोलो तो क्लियर हुआ। ध्यान दे, अगला पॉइंट बोल दो बेटा। देखिए और कैसे समझ में आ सकता है आपकी में बच्चों, ये छोटी उंगली क्या है मेरी, बीजांड वृंत, क्या है, आ रहा है समझ में। और इसको क्या मानेंगे डस्टर को, बीजांड वृंत, और इसे क्या मानेंगे डस्टर को, बीजांड का है। इस स्थिति पर ये क्या होगा, ऋजु प्रकार है। क्या होगा गुड़िया, अभी ऊपर को हिस्सा जब बहन यूं जागो, और ऊपर जाने बीजांड द्वार कहाँ आएगा, न्यो पहले मैं निभाग क्षेत्र तो कहाँ जा, बीजांड द्वार ऊपर था और निभाग कहाँ था, नीचे। तो जब ई न्यो जागो ऊपर को, और ई कहाँ होगो, नीचे को, तो या बढ़ना पड़े को नहीं बढ़ेगो, तो बुरी बढ़ेगो तो बॉडी तो नहीं चिपटेगा का, उसी को क्या कहते हैं हम, रेफे। सीधी बात है यार। भाई घर जा कर के आप एक काम करना, क्या करना, एक आलू लेना, क्या लेना, एक आलू में, और आपको क्या करना है कि एक धागे युक्त क्या प्रो देनी है, सुई,
सुई आलू के अंदर चली जाए तो फिर समझना आलू को क्या समझेंगे आप, बीजांड का है, पूरी को क्या समझेंगे, न्यूसेलस, बीजांड का है समझेंगे, और धागे को क्या समझेंगे, बीजांड व्रंत। अब इस पोजीशन पर जब आपने धागा नीचे पकड़ा हुआ है और आलू कहाँ पकड़ा हुआ है, ऊपर, तो बीजांड द्वार कहाँ है, ऊपर, और नीचे क्या हो गया, निभाग क्षेत्र। अब आप उस आलू को घुमाना, आलू के ऊपर के भाग को क्या करेंगे आप, नीचे, और नीचे के भाग को क्या करेंगे, ऊपर। तो धागा कौन से चिपटेगो, चिपटेग को नहीं चिपटेगो, अब तो आगे खोपड़ी में। बस इसी को क्या कहते हैं हम, रेफे। भाई आगे ना समझ में, उसी को क्या कहेंगे हम, रेफे कहेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आलू से तो आई। आप कल्पना कर लोगे एक आलू है, वो हमारा बीजांड का है, और आपने क्या मान लिया, ऊपर कौन है, बीजांड द्वार, और नीचे कौन है, निभाग। अब उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ धागे रूपी या सुतली लगा देनी है एक जगह, फिर उसको क्या करना है, मूव करना है, ऊपर के हिस्से को क्या करना है, नीचे, और नीचे को क्या करना है। तो यार सुतली कहाँ जाएगी, फिर बात चिपटेगी नहीं है ऊपर, जैसे ऊपर जाएगा तो बस। अतः छात्रों, बीजांड व्रंत का वह भाग जो बीजांड काय के साथ संगलित होता हो, क्या होता हो, संगलित होता हो, उसे क्या कहते हैं हम। अगला पॉइंट बेटा, गुरु बीजाणु जनन। रेडी हो जाइए, अगला पॉइंट को यही है ना गुड़िया, गुरु बीजाणु जनन। अब शांत रहेंगे बेटा। अब यहाँ की उत्पत्ति बीजांड की, अब बीजांड की क्या पूरी उत्पत्ति देखेंगे आप। संरचना तो समझ गए, और पहले संरचना दी है तो एक एक चीज कहाँ से आई। तो बच्चों ध्यान से 1 मिनट, जो मैं बोलूं कि बच्चों एक अंडप में, जो मैं बोलूं उसका जवाब देना है। एक अंडप में इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वो वर्तकाग्र, वर्तिका, और फूला हुआ भाग अंडाशय। ये क्या है, उसका खाली जगह। इसमें एक कौन होता है, ये अपरा या बीजान्यास, कौन होता है, ध्यान से। और ये विभजोतक होकर के बच्चों कोशिकाओं का क्या बनाता है, समूह बनाता है। क्या बनाता है, ये कोशिकाओं का पुंज बना लिया, इसलिए सेलुलर मास बना लिया। अब बच्चों ये ऊपर वाली त्वचा होगी, जो फर्स्ट लेयर है, उसे क्या कहेंगे हम, अधस त्वचा। क्या कहेंगे, अधस त्वचा। ध्यान दीजिए, तो जो अधस त्वचा है, ये वाली बाहर वाली, ऊपर वाली, इसके नीचे कोई एक कोशिका ही रही, 2n, सभी कोशिका 2n है। सभी कोशिका भी कैसी हैं, मृदगुप्त की। ध्यान दें छात्र, बारीकी पर आ जाएं आप। सभी कोशिका 2n है, और सभी कोशिका कैसी हैं, मृदूत की कोशिकाओं का ये क्या है, समूह है, पुंज है। समूह कह लो या क्या कह लो, पुंज को मतलब ना जाने। जब खेत में हमारी करब की पूरी परी है और फिर मैंने एक जगह इकट्ठे करते हैं तो क्या कहते, पूंज लगा दियो। अब तो आगे खोपड़ी में, आगे देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अब इसकी रचना बीजांड की किससे हुई, ये कौन है, अपरा या फिर बीजान्यास से विकसित कौन बनी, दीर्घ गुरु बीजाणु धानी। इसे क्या कहेंगे हम, दीर्घ गुरु बीजाणु क्या कहेंगे, धानी। कोई परेशानी बहन। अब ये बन गई सेलुलर मास, बन गया पूरा। इसमें ये सबसे भारी त्वचा होगी, इस त्वचा को क्या कहेंगे हम, अधस त्वचा। क्या कहेंगे, इस अधस त्वचा के नीचे एक कोशिका, देखो सर स्पष्ट दिखा रहे हैं, एक कोशिका 2n प्रसूतक कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इस नाम को आप भूल जाएंगे। जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे प्रसूता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल में प्रसूता कहा जाता है। अतः इस सेल को क्या कहूं मैं, प्रसूतक सेल। बच्चे को जन्म देने वाली को प्रसूता कहते हैं। अतः इसे क्या कहेंगे हम, प्रसूतक सेल कहेंगे, क्योंकि ये पूरे मादा युग्म को उद्भिद को बनाएगी।
किसको बनाएगी? ठीक है गुड़िया, इस सेल को आप देख रहे हैं यहाँ, ये सेल कैसी दिखाई दे रही है आपको? 2n है। ध्यान से, ये सेल कैसी है? 2n देखा जाइयो। तो बच्चों एक मिनट में वो दिखाती चले जाऊंगा आपके लिए। ये आदर्श त्वचा हो गई, क्लियर करूं बड़े पर्दे पर। ये कौन सी त्वचा हो गई? आदर्श त्वचा की, जो काली दिखा रहे हैं गुरुजी यहाँ, है क्या चारों तरफ? इसके नीचे कौन बनी? एक सेल बनी, या सेल को नाम का है, क्या नाम है? प्रसूतक सेल। ये समसूत्री कोश का विभाजन करेगी। क्या करेगी? और इससे 2 कोशिकाएं बनाएगी। कितनी कोशिका बनाएगी? 2 समसूत्री विभाजन से। और इन दोनों सेलों का नाम, इस सेल का नाम प्राथमिक भित्तीय सेल है। इसका आगे आपके सिलेबस में नहीं है। इसका नाम क्या हो गया? ये बीजांडकाय की भित्ति बनाएगी, लेकिन इसका वर्णन आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसका नाम क्या है? प्राथमिक बीजाणु जन सेल। प्राथमिक बीजाणु जन, क्या कह दूं इसको मैं? सेल। ध्यान दीजिए, बाकी की ये कौन सी सेल है बीजांडकाय में? मृदूत की कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं दीदी? मृदूत की कोशिकाएं। शाबाश, है ना? ये कोशिका इन मृदूत की कोशिकाओं को आहार करती चली जाएगी और अपने आकार में क्या होगी? बड़ी होगी। इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अतः बच्चों इसके बाद अब इसमें ये कौन हो गई? आदर्श त्वचा। क्या हो गई? आदर्श त्वचा। और ये कौन सी हो गई? भित्तीय सेल। इसका सिलेबस में नहीं है। इसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितनी सेल बनेंगी? 4। इन चारों सेलों को मैं क्या कहूँ? चतुष्क। इन चारों सेलों को क्या कहूँ मैं? या प्राथमिक बीजाणुजन सेल कह लो, या गुरु बीजाणु मात्र सेल कह लो, या इसे गुरु बीजाणु, 2 परिभाषा लिखिए, मैं हमारे कह रहा हूँ। या इसे क्या कह लो आप? गुरु बीजाणु मात्र सेल। गुरु बीजाणु मात्र सेल में कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री। ध्यान रखो, ये पूरा बीजांड है। ये पूरा कौन है? बीजांड। और चतुष्क बना। क्या बना गुड़िया? और ये चतुष्क लघु बीजाणु में भी बनता है। किस में बनता है? 4 सेल बन गई। इन 4 सेलन में थे बीजांड द्वार की तरफ, रुक जाओ बेटा, कौन सी? देखो आपने, इसमें कितनी सेल बन गई? 4। रुक जाओ, 1 2 3 और 4। एन 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 और एन। ठीक है। इन 4 में ते ई क्षेत्र कौन सा है? निभाग। ई क्षेत्र कौन सा है? निभाग। और ई कौन सा क्षेत्र बनेगो? बीजांड द्वार। और ऋजु प्रकार हो तो ई कौन सा बनता? निभाग। और ई कौन सा बनता? कोई दिक्कत तो नहीं है, पोजीशन का अंतर है बस। अतः इसके बाद क्या होगा बच्चों कि इसमें से 3 नष्ट होंगी। 3 क्या होंगी? नष्ट होंगी। बीजांड द्वार की तरफ वाली जो नष्ट होती हैं वो कौन सी होंगी? बीजांड द्वार वाली। कोई दिक्कत? इसके बाद बच्चों इन 4 में से 3 को क्या करना है? आपको नष्ट करना है, हासिल दिखा देना है। चित्र में क्या दिखा देना है? हासिल दिखा देना है, छोटी कर देना है, या विलुप्त होती दिखा देना है। लेकिन जो ये बची है, कौन से क्षेत्र की बची है? निभाग क्षेत्र में। किस में बची? निभाग क्षेत्र में बची है। अतः बच्चों एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से गुजरने का महत्व ही क्या है? कौन बताएगा प्रश्न का उत्तर? एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से गुजरी तो उसका महत्व क्या है?
अतः एक बीजाणु उद्भिद पीढ़ी किस में आ रही है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी में आ रही है। अतः एक पादप शरीर। अतः बच्चों गुरु बीजाणु मात्र सेल, बीजाणु उद्भिद पादप शरीर की, बीजाणु उद्भिद पादप शरीर की अंतिम सेल होती है। कौन सेल होती है? बीजाणु उद्भिद पादप शरीर की कैसी होती है? अंतिम सेल होती है। ध्यान रखना है, फाउंडेशन क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु मात्र कोश का, बीजाणु उद्भिद पादप शरीर की कैसी होती है? अंतिम सेल होती है। ये ध्यान रखना है। लेकिन इसने कौन सा विभाजन किया? अर्धसूत्री। इसका अर्धसूत्री कोश का विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? कौन बताएगा? ताकि अब बीजाणु उद्भिद पीढ़ी किस में बदल जाए? युग्मकोद्भिद पीढ़ी में। दुगुणित से जीवन चक्र की कौन सी अवस्था आ जाए? अगुणित आ जाए। कौन सी अवस्था आ जाए? अगुणित। अतः बच्चों कौन सी नष्ट हुई हैं? यानी बीजांड द्वार वाली 3 क्या हो जाएंगी गुड़िया? नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अभी लो, इंतजार करो। अतः बच्चों बीजांड द्वार वाली 3 क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नष्ट। केवल कौन बचेगा? एक बीजाणु बचेगा। एक क्या बचेगा? जो कैसा होगा? अगुणित। इसे क्या कहेंगे हम? सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे? एक को क्या कहते हैं? मोनो। बीजाणु को क्या कहते हैं? स्पोरिक विकास। अब संपूर्ण मादा युग्मकोद्भिद को कौन बनाएगा? ये अकेला बीजाणु बनाएगा। कौन बनाएगा? अब ध्यान दो, 5 मिनट में पढ़ेगा। कितने में पढ़ेगा? 5 मिनट में। देखो पागल है तुम, 5 मिनट में खेल देखो, अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वो तो पहले वर्णन से था। ध्यान दीजिए बच्चों, ये कौन था? बिल्कुल। और अपरा था। क्लियर। और अब अपरा का क्या हो रहा है? अपरा से विकसित कौन हो रही है? दीर्घ गुरु बीजाणुधानी। कौन हो रही है? दीर्घ गुरु बीजाणु हो रही है। अतः बच्चों ये आपकी कौन सी त्वचा होगी? अधस त्वचा। कौन सी होगी? ये आपका कौन बन गया? बीजांड व्रंत। ये कौन हो जाएगा? नाभिक। चलो अब देखो बच्चों, अधस त्वचा के नीचे की कोशिका को क्या कहेंगे? प्रसूत का। क्या कहेंगे? पहले इसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। प्राथमिक वित्तीय सेल और प्राथमिक बीजाणुजन सेल बनेगी। उसको क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु मात्र सेल। ये क्या करेगी? ये पड़ोसी सेलों को आहार करेगी और पोषण प्राप्त करके अपने आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी होती, यानी अपने आकार में क्या हो चली जाएगी गुड़िया? बड़ी होती चली जाएगी। ध्यान से, कौन सी सेल? और क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु मात्र सेल। क्या कहलाएगी? और ये कैसी होगी? 2n। ये सेल बच गई। अतः इस सेल का नाम क्या है? गुरु बीजाणु मात्र सेल। ये क्या बचे बच्चों? शेष बची सेलों से क्या बन जाएगा? अध्यावरण। जितना इसने आहार कर लिया उसके बाद जो बची उनसे क्या बन गया? अध्यावरण। ध्यान से, अब क्या करेगी? ये गुरु बीजाणु मात्र कोश का क्या करेगी? अर्धसूत्री कोश का विभाजन से कितनी सेल बनाएगी? 4 बनाएगी। क्या बनाएगी? 4 कैसी बनेंगी? अगुणित। 4 कैसी बनेंगी? अगुणित। ई कौन सा क्षेत्र है? नेभाग। और ई कौन सा है? बीजांड द्वार। ये 3 क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे ऐसे हाथ से दिखा देना, नष्ट हो जाएंगी। केवल एक बचेगी। इसका नाम क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु। यानी बीजाणु दूध पीढ़ी कौन सी में आ गई? युग्मकोद्भिद। अब इसमें 3 सूत्री विभाजन होंगे। 3 बार क्या होंगे? सूत्री विभाजन होंगे। ध्यान दीजिए, या केंद्रक में, या केंद्रक में कै बार होंगे? एक ते कै बनेंगे? 2। एक कहाँ जाओ? केंद्रक बीजांड द्वार। और एक कहाँ जाएगा? यहाँ फाउंडेशन क्वेश्चन है कि एक मादा युग्मकोद्भिद का विकास भले ही मोनोस्पोरिक होता हो, लेकिन कौन सी अवस्था से होता है? द्विकेंद्र की अवस्था से। भाई पहले इसमें क्या था? एक सक्रिय गुरु बीजाणु था। क्या था?
इसके बाद दो क्या बन गए, केंद्रक। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है फाउंडेशन के हिसाब से वो किससे होगा, दो केंद्र की अवस्था से होगा। तो समसूत्री फर्स्ट हुआ, क्या हुआ, समसूत्री विभाजन पहली बार हुआ, कितने केंद्रक बन गए, अब दोबारा होगा, है वो दोबारा क्या बन गए, अब तीसरी बार होगा, कितनी बार होगा, इंतजार करना, क्या बन जाएंगे, 4 हितैषी चार हितैषी चार हितैषी 4 का स्थिति है गई संकोशिक। किसी एक कोशिका में आप कितने केंद्रक देख रहे हैं, 8 केंद्र की अवस्था है। इसमें से बच्चों निवाग क्षेत्र से एक केंद्रक आएगा, आगो, और बीजांड द्वार से भी क्या आएगा, एक केंद्रक। इन्हें क्या कहेंगे तुम, ध्रुवीय न्यूक्लियाई। इसके बाद ऊपर क्या बचे, 3 केंद्रक। अब इन 3 केंद्रकों के ऊपर क्या बनेगी, कोशिका भित्ति बनेगी। ये सेल कौन सी होंगी, प्रतमुखी। और ये नीचे वाले जो 3 सेल है इन पर क्या बनेगी, भित्ति। इन पर क्या बनेगी, 3 केंद्रक थे ना, इन पर भी क्या बनेगी, भित्ति। और इस पर भी बन जाएगी क्या, भित्ति। संपूर्ण मादा युग्मकोद्भिद बन गया। लेकिन ये मैंने बहुत जल्दी खींचा है। सोमवार के दिन आपका ऑफ कर दे बेटा, सोमवार के दिन ऐसे पुनः गुरु बीजाणु जनन को और मादा, क्योंकि 10 मिनट में खींचा है।